हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो कि अभी पिछला सत्र जो बीता है गाइस, पिछला सत्र अर्थात हम बात कर लें कि जो आपके सीनियर लोग जो इंटर का एग्जाम दिए हैं, उस इंटर के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो गाइस आज की लेक्चर आपके नाम है और आज की लेक्चर बेहतरीन रहने वाला है। और गाइस इतनी बड़ी हेडिंग देखकर आप डरिएगा मत, अंत तक अगर वीडियो में बने रह गए तो ये पूरा वीडियो, ये पूरी हेडिंग जिम्मेदारी के साथ कहता हूं गाइस, आपको कभी नहीं भूलने वाले हो। यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं। करा कि कोई परमाणु है और उस परमाणु में कोई परिभ्रमण करता इलेक्ट्रॉन है और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो एक बात गाइस ध्यान से समझिएगा, इनका नाम तो आप जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण को पहले ही चैप्टर से आप पढ़ते आ रहे हो, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और आपको वहां पता चल जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। गाइस एक बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पर बताया जाता होगा कि कई अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाबू जो होते हैं, ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं, ये सारे अणु मिलकर क्या बना देते हैं, परमाणु बना देते हैं। ठीक, तो किसी भी परमाणु में, अब परमाणु में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन बेचारा रहा उदासीन, उससे कोई मतलब नहीं, पर वो प्रोटॉन के साथ मिलकर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो घर होता है वो नाभिक होता है, तो वो बेचारे दोनों नाभिक में हो जाते हैं। बच जाता है इलेक्ट्रॉन जो कि काफी आवारा होता है। ये क्या करता है बेचारा, ये नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। तो वही चीज हम लोगों ने वहां डायग्राम बनाया है कि ये कोई जो है आपका परमाणु है जिसका नाभिकीय है, जिसकी त्रिज्या r है। ये कोई आपकी परमाणु है जिसकी त्रिज्या r है। भाई इसमें ये आवारा इलेक्ट्रॉन v वेग से अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो वो भी वृत्ताकार मार्ग पर, या हम कह दे कक्षीय वेग से परिक्रमण कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करने से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो गाइस एक बात पुनः आपको समझाते हैं कि आपको प्रश्न में क्या कर रहा है, आपका टॉपिक आज की क्या पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि कोई परमाणु है, उस परमाणु के एक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग में जो परिक्रमण कर रहा है, उसके कारण वहां एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। तो गैस चलिए आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी थोड़ी कुछ हिंदी बातें होती हैं, वो हिंदी बातें लिखते हैं जो कि अभी हमने चर्चा किया था। वो क्या है, माना, एकदम आसान भाषा में, माना कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक, माना कोई इलेक्ट्रॉन ई, ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन ई आर त्रिज्या, लिख सकते हैं माना कोई इलेक्ट्रॉन ई, ठीक, आर ऐसे ना लिखिएगा, माना कोई इलेक्ट्रॉन ई, ठीक, एक परमाणु की कक्षा में, परमाणु के आर त्रिज्या की कक्षा में, आर त्रिज्या की कक्षा में v वेग से परिक्रमण कर रहा है, v वेग से
परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस? परिक्रमण कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन v वेग से r मीटर की त्रिज्या में किसी परमाणु के कक्षक में परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है उसके लिए हमको जो व्यंजक होता है हमने पढ़ा m बराबर होता है Ni इंटू ए। n होता है फेरों की संख्या और I होती है धारा और A होता है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको धारा ज्ञात करना होगा। फेरों की संख्या यहाँ n है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षक में यहाँ परिक्रमण कर रहा है और जो बहने वाली जो धारा I है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। गाइस आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा इलेक्ट्रॉन की तो गति की दिशा इधर है, धारा इधर की तरफ क्यों दिखाया गया? आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गतिमान होता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए धारा की दिशा विपरीत दिशाओं में दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग I ज्ञात करेंगे और I बराबर होता है Q अपॉन T। तो सबसे पहले हम लोग जो है I ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जिनकी जरूरत पड़ने वाली है सबसे पहले वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे गाइस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय t मान लेते हैं। लगा समय t बराबर होता है, समय बराबर आपने पढ़ा होगा दूरी बटे चाल। तो गाइस समय बराबर दूरी बटे चाल के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ जो दूरी है, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करता है तो परिक्रमण करते समय वो वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो दूरी होगी वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। और जो आपने वेग माना, चाल माना है, वो चाल क्या है? v है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान से समझिएगा। अब t बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और बटे कितना हो जाएगा? v। ये t की वैल्यू प्राप्त हो गई। अर्थात इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो है 2 पाई r अपान v, जहां r त्रिज्या है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके द्वारा जो धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा को हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न धारा I मानते हैं। उत्पन्न धारा I बराबर होता है Q बटे T। आपने पढ़ा ना, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ Q क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। Q आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन खुद गतिमान है। और T की वैल्यू आपके पास है 2 पाई r बटे v। ये जो v है आपका, ये v का ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो I इक्वल टू मिल जाएगा EV अपान 2 पाई r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फर्स्ट बना लेते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली गाइस। अब हम चलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने। तो इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के कारण
परिभ्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो देखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर आपने पढ़ा है एन आई इंटू ए, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने बात किया है n इंटू आई इंटू ए। यहाँ n जो होता है फेरों की संख्या होती है, जो कि यहाँ फेरों की संख्या 1 है, तो यहाँ से 1 रखेंगे गुणित i की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे, तो i की वैल्यू कितनी है EV/2 पाई r। उसके बाद a है क्षेत्रफल, a क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है, और a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ a के स्थान पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा जानते हैं, आपके पास बचेगा EVR/2। तो m बराबर क्या मिल गया EVR/2। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ प्राप्त हो रहा है किसके पदों में, v के पदों में और r के पदों में। यहाँ हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं 2 बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और आगे। मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान me है, और जो संवेग है, या हम बात कर लेते हैं जो कोणीय संवेग है वो L है। ठीक, तो अब आगे बढ़ा रहे हैं इसको, चलिए यहां बढ़ाते हैं, बात करते हैं। यदि आप इस डायग्राम का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उस डायग्राम को हम लोग मूव कर देते हैं, तो बातें करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा डायग्राम का, तब हम उसको मूव कर देते हैं। यदि मानते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल me हो, e का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन दिखाएगा ना, स्मॉल e हो, तथा कोणीय संवेग L हो, तथा कोणीय संवेग L हो, कोणीय संवेग L हो, तो कोणीय संवेग L बराबर आप जानते हो, L बराबर होता है, आप जानते हो L बराबर होता है, कोणीय संवेग L बराबर होता है R इंटू पी, R इंटू पी, और P होता है आपका संवेग, और P बराबर होता है M इंटू वी। तो M इंटू कितना हो जाएगा V, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलिए रखते हैं यहाँ, तो L इक्वल टू हो जाएगा R, तो आपका पहले से रहेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात होने वाला, तो P के स्थान पे क्या हो जाएगा Me और V हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मुझे R V की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे V और R का वैल्यू हटाना है। तो V R की वैल्यू करने के लिए इनको हम इधर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा L बटे, ये जब इधर आएगा तो उधर गुना में, तो इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, Me बराबर VR, अर्थात VR की वैल्यू आपको मिली L बटे Me। समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। समीकरण 3 से VR की वैल्यू समीकरण 2 में यहां रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 3 से VR का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं, बात करते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा, तो E तो है आपका पड़ा है, E है, और जहां VR है उसी के स्थान पे रखना L, क्या है L बटे M, L बटे ME, और इंटू कितना है 2 है, इंटू कितना है 2 है। ठीक, ये आपकी बातें हो गई, इतनी बातें आपको समझ आई। M बराबर क्या हो गया E, और उसके बाद आपका ME इंटू कितना हो गया 2। ये आपका होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यदि आप इसे व्यवस्थित करना चाहते हो
तो जरूर लिख सकते हो। ई बटे क्या आ जाएगा 2 का, आगे कर लेते हैं 2, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू कितना कर लेते हैं एल कर लेते हैं, इनटू क्या कर लेते हैं एल। तो m बराबर ये मिल गया, m बराबर क्या हो गया एल, सॉरी m बराबर क्या मिला, लास्ट व्यंजक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण E बटे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितना होता है एल, इनटू कितना होता है एल। एल जहां क्या है कोणीय संवेग है। अब हम जानते हैं गाइस, जानते हैं कि जो एल हो, जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपने केमिस्ट्री में ये बातें जरूर पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अब जिन कक्षाओं में परिक्रमण करता रहता है उनका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। आपको ये बताया गया होगा इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर L की वैल्यू यदि h/2 पाई रख दें तो क्या होगा, एक मिनट, यदि आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ए व्यंजक बनाना चाहते हो तो ये व्यंजक आपका प्राप्त हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक, इस फार्मूले को आगे बढ़ाना है। अगला फार्मूला क्या है एल, एल इक्वल टू होता है, चूंकि एल इक्वल टू होता है h/2 पाई। क्यों h/2 पाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है एल इक्वल टू h/2 पाई होता है। तो यहां रखेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा E बटे 2 ME इंटू एल के स्थान पे h/2 पाई रख दे तो गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा E इंटू कितना हो जाएगा h हो जाएगा और इनका गुणा यहाँ कर दे तो क्या हो जाएगा, जरा सा बोल दीजिएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ जाता है ये। तो m इक्वल टू इतना हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अर्थात यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा व्यंजक इस रूप में प्राप्त हो गया E इंटू एच अपान 4 पाई इंटू एम इंटू एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे गाइस ध्यान दीजिएगा, इसे आपका क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। ये एक क्या होता है, ये पूरा चीज जो होता है गाइस, ये पूरा चीज होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है गाइस, जिसकी वैल्यू प्राप्त की जाती है, इसकी वैल्यू 9 पॉइंट कुछ करके आता है गाइस। गाइस इसे, इसकी वैल्यू जो होती है ध्यान दीजिएगा, इसे म्यू बी से व्यक्त करते हैं और म्यू बी बराबर होता है ई एच अपान 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है गाइस, जिसकी वैल्यू आपको बताई गई है 9.27 गुणित 10 घाते -24 एम्पियर मीटर, ये म्यू बी की वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देना है इन सब को। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये बोहर मैग्नेट्रॉन के पदों में फार्मूला है और ये जो है आपका कोणीय संवेग एल के पदों में फार्मूला है। तो इस प्रकार गाइज जो मोस्ट वैल्यूबल हेडिंग थी वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एक बार इस डेरिवेशन को पूर्ण रूप से पुनः समझते हैं, जिससे जहां भी सारा डाउट होगा एकदम मक्खन के जैसा क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार इस डेरिवेशन का आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है थोड़ा सा इस जो लिखा गया है उसका थोड़ा सा हम लोग खिचड़ी करने वाले हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या था कि कोई परमाणु था भाई साहब, उस परमाणु में कोई एक आवारा इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन v वेग से क्या कर रहा था, परिक्रमण कर रहा था, और r जो जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहा था उसकी त्रिज्या क्या थी, r थी। इतनी बातें आपको समझ में आ रही। ये कोई भाई इलेक्ट्रॉन है जो कि r त्रिज्या की कक्षक में v वेग से परिक्रमण कर रहे हैं। तो जो ये परिक्रमण कर रहे हैं इनके परिक्रमण के कारण इसमें धारा उत्पन्न होगी, ये धारा I हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है
तो वहां पर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। वही हम लोग इस टॉपिक में ज्ञात करने चले थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर होता है Ni इंटू ए। तो n और a तो पता था पर I नहीं पता था, और I ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पता किया T की वैल्यू, क्योंकि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। इसलिए हम लोगों ने डेरिवेशन को सबसे पहले स्टार्टिंग किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, और चाल तो v वेग था ना, तो t की वैल्यू पता चल गई 2 पाई आर अपान v। फिर तुरंत हम लोगों ने धारा निकाला, और धारा I इक्वल टू होता है Q अपान टी, और Q जो होता है आवेश होता है, और आवेश आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन था। तो I इक्वल टू E अपान 2 पाई आर अपान V। तो V ऊपर गए तो I की वैल्यू आपको इस प्रकार प्राप्त हुई। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण कर रहा था, तो उसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था उसके लिए सारी चीज उपलब्ध थे। m बराबर होता है Ni इंटू ए। n की वैल्यू 1, क्योंकि एक फेरा था, और I की वैल्यू रख दिए और a की वैल्यू रखा और हल किया। तो m की वैल्यू EVR अपान 2 आया। यहां से VR को हमने हटाया। क्यों VR को हटाया? क्योंकि V और R हम लोगों ने अपने मन से माना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग भी माना था V है और त्रिज्या भी R है। तो जिन राशि को आप मानते हो उन राशि की वैल्यू जरूर निकालते हो। तो इसलिए हम लोगों ने यहां से VR को हटाया। और कैसे हटाया? यदि मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा था उसका द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो कोणीय संवेग है L है। तो जो कोणीय संवेग L बराबर होता है R इंटू पी। पी वहां संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो वहां से हटाया गया। तो वी आर की वैल्यू L अपान एम ई मिला, और यहाँ पर उठा के रख दिया गया। तो m की वैल्यू मिल गया E अपान 2me बटे 2me इंटू एल। तो ये आपका मेन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त होता है। फिर हम लोगों को L हटाने की जरूरत पड़ी, तो L को हटा दिए H अपान 2 पाई से। तो इस प्रकार आपका ये मिल गया, और ये चीज बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। और ये जो है म्यू भी जो होता है आपका, म्यू भी जो है बोहर मैग्नेट्रॉन का सिंबल होता है, जो कि EH अपान 4 पाई ME होता है, और जिसकी वैल्यू ये प्राप्त होती है। यदि गाइस आपको इनकी वैल्यू ज्ञात करना है तो E की वैल्यू जो होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 रख लीजिएगा। H वहां प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10 घाते माइनस 34, और 4 एक संख्या है, पाई की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 रख कर आप हल करोगे तो 9.27 गुणे 10 घाते माइनस 24 एम्पियर मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। इस फार्मूले पर पूछा गया एक प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप स्क्रीन पे सवाल को पढ़िएगा, फिर हम बातें करते हैं इस सवाल की। क्या कर रहा है? कर रहा हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई हो गया हाइड्रोजन परमाणु, और इसमें कोई क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और यह जो इलेक्ट्रॉन है 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। अर्थात गाइस त्रिज्या आपको दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉन। इसे मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.5 गुणित 10 घाते माइनस 10 मीटर हो जाएगा। 0.1 अंक उधर लेके जाओ गाइस, 0.1 अंक उधर लेके जाओगे तो वो पावर एक और माइनस हो जाएगा, तो 10 घाते माइनस 10 और माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणित 10 घाते माइनस 11 मीटर। ये R की वैल्यू हो गई। ठीक, उसके बाद आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि वो जो त्रिज्या की कक्षा में प्रति सेकेंड 10 घाते 17 चक्कर लगाता है। अर्थात वह एक सेकंड में 10 घाते 17 बार चक्कर लगाता है। भाई साहब 10 घाते 17 बार एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन घूम जाता है। अर्थात टी की वैल्यू 1 सेकंड दिया है, क्या दिया है? 1 सेकंड। और वो एन की वैल्यू दिया है 10 घाते 17 चक्कर।
कर। फिर उसके बाद पूछ रहा है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उनके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलें ज्ञात कर दें। तो चलिए m बराबर होता है ना Ni इंटू ए। तो चलिए n की वैल्यू कितनी दी गई है 10⁻17। i की वैल्यू आपको पता नहीं तो हम बताते हैं ना i की वैल्यू होती q/t। तो यहाँ q रख दीजिएगा और जो q होता है वो e के बराबर होता है। तो e बटे कितना हो गया t और गुणे a की वैल्यू होती है πr²। तो चलिए 10⁻17 गुणे e की वैल्यू है 1.6 गुणे 10⁻−19। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 और आर की वैल्यू रखते हैं 5 गुणित 10⁻−11 का स्क्वायर। और जो ये टी है टी की वैल्यू 1 है यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 का मतलब नहीं अर्थात ऊपर हल करना है सबको। तो एक बार चलिए हल करते हैं। 10⁻17 1.6 गुणित 10⁻−19 इधर 3.14 5 पचे 25 और 11 दूनी 22 10⁻−22। तो चलिए हल करते हैं। एक तरफ करते हैं तो 1.6 गुणित 3.14 गुणित 25 गुणित अब देखिए 10⁻17 है फिर -19 है फिर -22 है। इन्हीं को हल करना है। तो 17 में से 19 घटा दोगे -2 और -2 और 22 जोड़ दोगे -24 और ये आ जाएंगे आपका गुना करोगे तो इनका गुना करोगे तो एक बार गुना कर लेते हैं कैलकुलेट के माध्यम से गुणा करते हैं जरा सा। फिर आप लोग तो गुणा कर ही सकते हो भाई। 1.6 गुणे 3.14 गुणे 25 125.4 कितना रहा गाइज 125.6 125.6 गुणित 10⁻−24 कितना आ गया 10⁻−24। ये पॉइंट 2 अंक इधर ला देते हैं तो 2 वहाँ कम हो जाएगा। तो 1.25 गुणे 10⁻2 यहाँ कम होगा तो 22 हो जाएगा। ये आ गए आपके एम्पियर मीटर। एम्पियर क्या हो जाएगा भाई एक बार आंसर जरूर मिला लीजिएगा। हाँ यही आया है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों क्योंकि आई की वैल्यू एम्पियर और ए क्षेत्रफल है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो गाइज इस प्रकार जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रश्न का जवाब ये है। तो इस प्रकार आपको गाइज हल करना रहता है। गाइज इसी सवाल के साथ आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं तक बातें करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कैसा रहा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप लोग जो है और कहीं भी अगर डाउट रह गया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।